छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ एक नाम नहीं है। ये भारत के इतिहास में बहादुरी, बेहतरीन रणनीति और गजब के प्रशासनिक हुनर की एक मिसाल है। सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसने सिर्फ छोटे मोटे राजाओं को नहीं बल्कि उस दौर की दो सबसे बड़ी सल्तनतों को सीधी चुनौती दी, बीजापुर की आदिलशाही और ताकतवर मुगलों को। बिल्कुल। तो आज हम इसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। हमारा आज का मिशन ये समझना है कि आखिर एक जागीरदार का बेटा अपनी छोटी सी सेना के दम पर इतनी विशाल सल्तनतों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द कैसे बन गया। वो कौन सी रणनीति थी जिसने औरंगजेब जैसे बादशाह को भी दक्कन में उलझाए रखा। देखिए, इस सवाल का जवाब उस दौर के सियासी माहौल में ही छिपा है। जब 1630 में शिवाजी का जन्म हुआ, तब दक्कन 3 सल्तनतों में बटा था, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। और उत्तर से मुगल। हाँ, और उत्तर से मुगल साम्राज्य लगातार दक्षिण की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था। ये एक ऐसा दौर था जब वफादारियां रोज बदलती थीं, हर तरफ एक अनिश्चितता का माहौल था। और शिवाजी का उदय इसी उथल-पुथल के बीच हुआ। जी। तो उनका जन्म हुआ 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी के किले में। और एक दिलचस्प बात जो शायद कई लोगों को नहीं पता, वो ये है कि उनका नाम भगवान शिव पर नहीं था। सही कहा, उनका नाम स्थानीय देवी शिवाई के नाम पर रखा गया था, जिनकी उनकी माँ जीजाबाई पूजा करती थी। अच्छा। और उनके पूरे व्यक्तित्व पर सबसे गहरा असर उनकी माँ जीजाबाई का ही पड़ा। उन्होंने शिवाजी को सिर्फ रामायण और महाभारत की कहानियां ही नहीं सुनाई, बल्कि उन कहानियों के जरिए स्वराज, न्याय और आत्मसम्मान के बीज बोए। और उनके पिता शाहजी राजे भोसले, वो तो बीजापुर दरबार में थे, है ना? जी, वो एक बड़े ओहदे पर थे, लेकिन शिवाजी की जो असल ट्रेनिंग हुई वो पुणे में दादोजी कोंडदेव की देखरेख में हुई, जहां उन्होंने युद्ध कला के साथ साथ प्रशासन की बारीकियां भी सीखीं। और यहीं से एक असाधारण सफर शुरू होता है। महज 16 साल की उम्र में 1646 में शिवाजी ने अपना पहला किला जीता, तोड़ना का किला। अब ये सिर्फ एक किशोर का दुस्साहस तो नहीं था, इसके पीछे एक गहरी सोच रही होगी। बिल्कुल, तोड़ना को चुनना ही एक मास्टर स्ट्रोक था। देखिए, ये किला बीजापुर सल्तनत के लिए बहुत ज्यादा अहम नहीं था, तो इस पर कब्जा करने से तुरंत कोई बड़ी जवाबी कार्रवाई का डर नहीं था। अच्छा, एक सेफ टारगेट चुना। हाँ, लेकिन शिवाजी के लिए ये सोने की खान साबित हुआ। उन्हें किले से एक बहुत बड़ा खजाना मिला। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात होती है, उन्होंने उस खजाने को अपने ऐशो आराम पर खर्च नहीं किया। उन्होंने उस पैसे से तोड़ना के पास ही एक नया किला, राजगढ़, बनवाना शुरू कर दिया, जो आगे चलकर उनकी पहली राजधानी बना। आप सोचिए जरा, दुश्मन के ही पैसे से दुश्मन के ठीक बगल में अपनी राजधानी की नींव रखना। ये तो शतरंज की पहली चाल जैसी थी, जबकि उनके दुश्मन इसे शायद गली मोहल्ले की लड़ाई समझ रहे थे। सही कहा। इसके बाद तो किलों की झड़ी लग गई। कुंढाना, पुरंदर, बीजापुर सल्तनत जब तक कुछ समझ पाती, शिवाजी ने एक बड़ा इलाका अपने नियंत्रण में ले लिया था। और तब आदिल शाह ने उन्हें रोकने के लिए 1648 में उनके पिता शाहजी को बंदी बना लिया। जी, लेकिन शिवाजी ने यहाँ भी कूटनीति का इस्तेमाल किया और अपने पिता को छुड़ा लिया। इससे ये साफ हो गया कि आदिल शाह को अब किसी बड़े और ज्यादा क्रूर जनरल को भेजना होगा। और यहीं से कहानी में अफजल खान की एंट्री होती है। हाँ, और अफजल खान कोई मामूली सिपाही नहीं था। वो बीजापुर का सबसे बेरहम और ताकतवर जनरल माना जाता था, और शिवाजी के परिवार से उसकी पुरानी दुश्मनी भी थी। मैंने पढ़ा है कि उसने दरबार में डींग हाकी थी कि वो शिवाजी को बिना घोड़े से उतरे पकड़ लाएगा। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध भी था। अफजल खान अपनी विशाल सेना के साथ निकला और रास्ते में मंदिरों को तोड़ते हुए, आतंक फैलाते हुए प्रतापगढ़ की तरफ बढ़ने लगा। उसका मकसद शिवाजी को उकसाकर खुली लड़ाई के लिए मजबूर करना था। लेकिन शिवाजी उसकी चाल समझ गए। उन्होंने खुली लड़ाई से साफ इनकार कर दिया और खान को प्रतापगढ़ किले के नीचे घने जंगलों के बीच मिलने का न्योता दिया। ये उनका इलाका था, उनके नियम थे। 10 नवंबर 1659 वो मुलाकात भारतीय इतिहास की सबसे नाटकीय घटनाओं में से एक मानी जाती है। यकीनन। शिवाजी पूरी तैयारी के साथ गए थे। कपड़ों के नीचे लोहे का कवच, जिसे चिलखत कहते हैं, और हाथ में छुपा हुआ बाघ नख। और जैसे ही अफजल खान ने गले मिलने के बहाने अपनी कटार से शिवाजी की पीठ पर वार किया, कवच ने उन्हें बचा लिया और पलटवार में शिवाजी ने अपने वागनख से खान का पेट चीर दिया। इसी अफरा तफरी में खान के अंगरक्षक सैयद बंडा ने शिवाजी पर तलवार चलाई,
लेकिन शिवाजी के अपने अंगरक्षक जीवा महाला बीच में आ गए। जी, उन्होंने वो वार अपने ऊपर ले लिया। यही से वो मराठी कहावत बनी, होता जीवा म्हणून वासला शिवा। मतलब जीवा था इसलिए शिवा बचा। वाह। तो इसके बाद शुरू हुआ। जैसे ही खान मारा गया, तोप का एक गोला दागा गया। ये एक इशारा था। पास के जंगलों में छिपी मराठा सेना ने अफजल खान की बेखबर सेना पर धावा बोल दिया। गनीमी कावा गुरिल्ला युद्ध नीति। जी, इस एक जीत ने शिवाजी को दक्कन की राजनीति में एक बहुत बड़ी ताकत बना दिया। एक मिनट, अफजल खान तो बीजापुर का सेनापति था। इस मामले में मुगल बादशाह औरंगजेब क्यों बीच में आया? क्या इस जीत के बाद शिवाजी मुगलों के लिए भी सीधा खतरा बन गए थे? बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल। दक्कन में एक नई ताकत का उभरना औरंगजेब को पसंद नहीं आया। उसने सोचा कि इसे अभी ही कुचल देना चाहिए। इसलिए उसने अपने मामा शाइस्ता खान को 1.5 लाख की भारी भरकम फौज के साथ पुणे भेजा। और शाइस्ता खान ने पुणे के लाल महल पर कब्जा कर लिया, जो शिवाजी का बचपन का घर था। जी। और फिर शिवाजी ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अप्रैल 1663 में सिर्फ 400 चुने हुए सैनिकों के साथ वो एक बारात का हिस्सा बनकर पुणे शहर में घुसे और आधी रात को सीधे लाल महल पर हमला कर दिया। ये एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसी थी। उस हमले में शाइस्ता खान की उंगलियां कट गईं और उसका बेटा मारा गया। शाइस्ता खान किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा। इस घटना ने मुगलों की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मतलब एक बादशाह का रिश्तेदार अपने ही महल में लाखों की फौज के बीच सुरक्षित नहीं था। इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत बड़ा रहा होगा। बहुत बड़ा। औरंगजेब तो बहुत शर्मिंदा हुआ होगा। इतना कि उसने शाइस्ता खान को सीधा बंगाल ट्रांसफर कर दिया, एक तरह से सजा के तौर पर। इस जीत के बाद अपने खजाने को भरने और मुगलों को एक और बड़ा आर्थिक झटका देने के लिए 1664 में शिवाजी ने सूरत पर हमला किया। सूरत उस वक्त मुगलों का सबसे अमीर बंदरगाह और व्यापार का केंद्र था। इस सबसे बौखलाए औरंगजेब ने अब अपने से काबिल सेनापति राजपूत राजा जयसिंह को भेजा। और जयसिंह सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक चतुर कूटनीतिज्ञ भी था। उसने शिवाजी को हर तरफ से घेर लिया और आखिरकार शिवाजी को 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये शिवाजी के जीवन की एक बहुत बड़ी हार थी, है ना? हाँ। अपने जीते हुए 35 किलो में से 23 किले मुगलों को देने पड़े। जी, और साथ ही 4 लाख हूण की भारी रकम भी अदा करनी पड़ी। ये एक बड़ा झटका था। इसी संधि की शर्तों के तहत जयसिंह ने शिवाजी को आगरा में औरंगजेब के दरबार में आने के लिए राजी किया। शायद जयसिंह का इरादा दोनों के बीच एक सम्मानजनक समझौता कराने का था, लेकिन औरंगजेब के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। और 1666 में जब शिवाजी आगरा पहुंचे तो औरंगजेब ने उन्हें 5000 मनसबदारों की लाइन में खड़ा करके अपमानित किया। ये उस राजा का अपमान था जो कभी किसी के सामने झुका नहीं था। शिवाजी ने भरे दरबार में अपना गुस्सा जाहिर किया, जिसके बाद औरंगजेब ने उन्हें और उनके बेटे संभाजी को नजरबंद कर दिया। तो अब वो आगरा में कैदी थे, अपनी राजधानी से हजारों मील दूर। और यहीं से कहानी के सबसे रोमांचक हिस्सों में से एक शुरू होता है, द ग्रेट एस्केप। बिल्कुल। कई महीने नजरबंदी में रहने के बाद 17 अगस्त 1666 को शिवाजी ने एक अविश्वसनीय योजना को अंजाम दिया। सबसे प्रसिद्ध कहानी तो यही है कि वो हर रोज आगरा के गरीबों और ब्राह्मणों में बांटने के लिए मिठाई और फलों की बड़ी बड़ी टोकरियां भिजवाते थे। अच्छा। शुरू में तो पहरेदार हर टोकरी की जांच करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो लापरवाह हो गए। और एक दिन शिवाजी और संभाजी खुद उन्हीं टोकरियों में छिपकर बाहर निकल गए। ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। हाँ, और उनकी जगह उनका एक हमशक्ल बिस्तर पर लेटा रहा, ताकि किसी को शक न हो। वहां से वे साधुओं का भेष बदलकर कई हफ्तों की मुश्किल यात्रा करके सुरक्षित रायगढ़ पहुंचे। आगरा से इस तरह वापसी ने शिवाजी में एक नई ऊर्जा भर दी होगी। यकीनन। अब वो सिर्फ एक विद्रोही जागीरदार नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने अपने शासन को एक औपचारिक और कानूनी आधार देने का फैसला किया, और इसके लिए राज्याभिषेक जरूरी था। 6 जून 1674 रायगढ़ किले में एक भव्य समारोह हुआ। जी, काशी के महान पंडित गागा भट्ट ने उनका राज्याभिषेक किया। यहीं पर उन्हें छत्रपति यानी प्रजा का रक्षक इस उपाधि से नवाजा गया, और उन्होंने औपचारिक रूप से हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। ये विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण में स्थापित पहला संप्रभु हिंदू साम्राज्य था। और ये सिर्फ एक उपाधि नहीं थी। छत्रपति बनने के बाद शिवाजी ने एक बेहतरीन प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी। उनके प्रशासन का दिल था अष्टप्रधान मंडल। अष्टप्रधान मतलब 8 मंत्रियों की एक परिषद।
ये तो आज के कैबिनेट सिस्टम जैसा ही कुछ था। बिल्कुल। 17वीं सदी के भारत के लिए ये एक बहुत ही आधुनिक सोच थी। इसमें 8 प्रमुख मंत्री थे। पेशवा यानी प्रधानमंत्री, जो सामान्य प्रशासन देखते थे। और वित्त मंत्री? वो थे अमात्य या मजूमदार, जो राज्य के राजस्व का हिसाब रखते थे। फिर सुमंत थे, जो विदेश मंत्री का काम देखते थे। सेनापति, कमांडर इन चीफ? जी। वाक्यानवीस थे, मतलब सूचना और गृह मंत्री। पंडित राव धार्मिक मामलों के प्रमुख थे। न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश थे। और सचिव शाही पत्राचार के प्रभारी थे। और ये सभी सीधे छत्रपति को जवाब दिए थे? हाँ, ये सबसे जरूरी बात थी। अब शिवाजी का जोर सिर्फ प्रशासन पर नहीं, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता पर भी था। और यहीं पर चौथ और सरदेशमुखी जैसी राजस्व प्रणालियां सामने आती हैं। इन्हें लेकर अक्सर थोड़ी कंफ्यूजन रहती है। हाँ, इन्हें समझना जरूरी है। देखिए, चौथ मराठा साम्राज्य के बाहर के, लेकिन पड़ोस के मुगल या बीजापुरी इलाकों से वसूला जाता था। कितना? ये उस इलाके की उपज का 25% यानी 1/4 होता था। इसके बदले में मराठा सेना उस इलाके को किसी और बाहरी आक्रमण से बचाने की गारंटी देती थी। एक तरह से ये प्रोटेक्शन मनी थी। अच्छा। और सरदेशमुखी? सरदेशमुखी एक अतिरिक्त 10% कर था। शिवाजी का दावा था कि वो उस क्षेत्र के वंशानुगत सरदेशमुख यानी मुख्य जमींदार हैं और इस अधिकार के नाते ये कर उनका हक है। तो इन दोनों करों ने मराठा खजाने को मजबूत किया और मुगल इलाकों पर उनका प्रभाव भी स्थापित किया। और उन्हें भारतीय नौसेना का जनक भी कहा जाता है। एक जमीनी लड़ाई लड़ने वाले को नौसेना की क्या जरूरत पड़ गई? ये उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है। वो समझ गए थे कि कोंकण के तटीय इलाके पर पूरा नियंत्रण तब तक नहीं हो सकता जब तक समुद्री ताकत अपने हाथ में ना हो। तो उनकी नौसेना के मुख्य मकसद क्या थे? 3 मुख्य मकसद थे। पहला, जंजीरा के सिद्धियों और गोवा के पुर्तगालियों जैसे समुद्री दुश्मनों से अपने तटों की रक्षा करना। दूसरा, समुद्री व्यापार मार्गों को सुरक्षित करना। और तीसरा, अपनी सेना को समुद्र के रास्ते तेजी से कहीं भी पहुंचाना। और अब बात करते हैं उस विचार की जो इन सबके केंद्र में था, हिंदवी स्वराज्य। इस शब्द को लेकर आज बहुत बहस होती है। स्रोतों के हिसाब से इसका मतलब क्या था? देखिए, अगर हम स्रोतों को देखें तो इसका मतलब किसी भी तरह से एक धर्म आधारित या मुस्लिम विरोधी राज्य नहीं था। हिंदवी का मतलब था हिंदुस्तान की या भारत की। बिल्कुल। ये एक ऐसा स्वराज्य था जो बाहरी ताकतों से आजाद हो, जहां शासन इस धरती के लोगों का हो, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। इसका सबसे बड़ा सबूत तो उनकी अपनी सेना और प्रशासन में मिलता है। सही कहा। उनकी नौसेना के सबसे बड़े अधिकारियों में से एक थे दौलत खान। उनके तोपखाने के प्रमुख इब्राहिम खान थे। उन्होंने कभी किसी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया और अगर लड़ाई में कुरान की कोई प्रति मिलती थी तो उसे सम्मान के साथ किसी मुसलमान को सौंपने का सख्त आदेश था। तो उनका स्वराज्य धर्म की रक्षा के लिए था, लेकिन किसी दूसरे धर्म के अपमान की कीमत पर नहीं। यही इसका सार है। ये सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत पर आधारित था। उन्होंने प्रशासन में भी एक बड़ा बदलाव किया। उस समय दरबारी भाषा फारसी थी। उन्होंने इसकी जगह मराठी और संस्कृत को बढ़ावा दिया और इसके लिए राज्य व्यवहार कोश नाम का एक शब्दकोश भी बनवाया ताकि प्रशासन आम लोगों की भाषा में चल सके। अपने जीवन के आखिरी सालों में उन्होंने दक्षिण भारत का एक बड़ा अभियान चलाया जिसे दक्षिण विजय कहते हैं। लेकिन 3 अप्रैल 1680 को सिर्फ 50 साल की उम्र में रायगढ़ किले में उनकी मौत हो गई। उनके बाद उनके बेटे संभाजी महाराज छत्रपति बने। शिवाजी की महानता सिर्फ उनकी जीतों में नहीं है, बल्कि उस नींव में है जो वो अपने पीछे छोड़ गए हैं। उनकी मृत्यु के बाद औरंगजेब अपनी पूरी ताकत के साथ दक्कन आया। वो सोचकर आया था कि कुछ ही महीनों में मराठा साम्राज्य को खत्म कर देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल नहीं। वो अपने जीवन के आखिरी 25 साल यही मराठों से लड़ते हुए गुजार बैठा और यहीं दफन हो गया। पर मराठा साम्राज्य को झुका नहीं सका। ये शिवाजी की विरासत थी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक विचार थे, साहस का, स्वाभिमान का और एक कुशल प्रजाहितैषी शासन का। उनकी कहानी सिर्फ अतीत का हिस्सा नहीं, बल्कि आज भी प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सीमित संसाधनों, मुश्किल हालात और विशाल दुश्मनों के बावजूद अगर इरादा मजबूत हो और रणनीति सही हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो चलिए अब जल्दी से उन 20 महत्वपूर्ण सवालों पर नजर डालते हैं
जो प्रतियोगी परीक्षाओं में शिवाजी महाराज के बारे में अक्सर पूछे जाते हैं। तैयार हैं आप? जी बिल्कुल। शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 19 फरवरी 1630 शिवनेरी। उनके माता पिता का नाम? जीजाबाई और शाहजी भोसले। उनकी युद्ध नीति को क्या कहते हैं? गनीमी कावा या गुरिल्ला युद्ध। उन्होंने सबसे पहला कौन सा किला जीता? तोरणा किला। अफजल खान का वध कब हुआ? 1659 में। पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 में शिवाजी और जयसिंह के बीच। आगरा से फरारी कब हुई? 1666 में। राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ? 1674 में रायगढ़ किले में। उनकी राजधानी क्या थी? रायगढ़। उनके प्रशासन मंडल का क्या नाम था? अष्टप्रधान मंडल। प्रमुख कर कौन से थे? चौथ और सरदेशमुखी। भारतीय नौसेना का जनक किसे कहा जाता है? छत्रपति शिवाजी महाराज को। उन्होंने सूरत को पहली बार कब लूटा? 1664 में। शाइस्ता खान पर हमला कब किया? 1663 में। अफजल खान को मारने के लिए किस हथियार का इस्तेमाल हुआ? वाघनक। उनके आध्यात्मिक गुरु कौन माने जाते हैं? समर्थ रामदास। पावनखिंड की लड़ाई का नायक कौन था? बाजी प्रभु देशपांडे। शिवाजी के बाद शासक कौन बना? संभाजी महाराज। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 3 अप्रैल 1680। और आखिरी सवाल, जी। हिंदवी स्वराज्य की संकल्पना किसने दी? छत्रपति शिवाजी महाराज ने।